ठीक है, देखो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हीट इंजन। Heat engine is that device which converts heat or thermal energy into mechanical work. It is a device which converts heat into mechanical work or mechanical energy. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, हम देखते हैं कि उसमें जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। ठीक है, जलने के कारण हीट निकलती है। हीट के कारण जो वो गैसेस मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, जिससे पिस्टन पर फोर्स लगता है, पिस्टन का मूवमेंट होता है। पिस्टन के मूवमेंट के कारण फिर आगे क्रैंकशाफ्ट और फाइनली व्हील का मूवमेंट होने लगता है। दैट मीन्स वहां जो हीट है वो कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो किसी भी हीट इंजन में हीट मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब समझना इस चीज को। जो अंदर गैसेस सब्सटेंस होगा उसमें थर्मोडायनेमिक चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, उसका एक्सपांशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ। नॉर्मल जो इंजन वर्क करते हैं वो हमेशा एक साइक्लिक प्रोसेस के बेस्ड पर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंजन में जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वापस ठंडा होता है। इसी तरह से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, कम होता है। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है उनमें साइक्लिक चेंज आता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं द सब्सटेंस इनसाइड हीट इंजन अंडरगोस अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन द हीट इंजन। उसमें साइक्लिक चेंज होता है। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं पीवी डायग्राम में, साइकिल हमने बनाया था। पीवी डायग्राम में दो तरह के साइकिल होते हैं, वन इज क्लॉकवाइज साइकिल एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, दैट मीन्स जो हीट इंजन में साइक्लिक चेंज हो रहा है उसको हमें क्लॉकवाइज चेंज से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, बट जो इंजन है वो पॉजिटिव वर्क करता है। तो अब हमें कहना चाहिए कि the substance in the heat engine undergoes cyclic change or cyclic thermodynamic change which is represented by a clockwise cycle in PV diagram. It undergoes a cyclic change which is represented by a clockwise cycle in PV diagram. ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ऐसे तो इनफाइनाइट साइकिल्स होंगी पीवी डायग्राम की, इनफाइनाइट टाइप की साइकिल्स हो सकती हैं। तो इनफाइनाइट टाइप से या इनफाइनाइट तरह से हीट इंजन को बनाया जा सकता है। समझना, दो चीजें हैं। एक ये है कि हीट इंजन के अंदर जो चेंज चल रहा है वो चेंज साइक्लिक है। जो भी चल रहा है आप उस चेंज को ऑब्जर्व करके उसकी एक साइक्लिक प्रोसेस बना दो। इसके उल्टा जब किसी इंजन को डिजाइन किया जाता है तो पहले उसके थर्मोडायनेमिक साइकिल को डिजाइन किया जाता है कि उसमें कैसे चेंज हो रहे हैं, और साइकिल के बेसिस पर इंजन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रही है हीट इंजन के अंदर, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लॉकवाइज साइकिल। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लॉकवाइज साइकिल। ठीक है, किसी भी टाइप की हो सकती है, डिपेंड करेगा किस तरह का चेंज हो रहा है। जैसे जो डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है, सबकी डिफरेंट थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है और उनके बेसिस पर उनकी एफिशिएंसी निकाली जाती है। ठीक, अब मैं बात करता हूं एफिशिएंसी ऑफ इंजन की। समझना, एफिशिएंसी हम कैसे डिफाइन करते हैं। हीट इंजन को बाहर से हीट सप्लाई किया सराउंडिंग ने Q, मैं इसको Q1 कह देता हूं। तो Q1 इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इंजन और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग।
सराउंडिंग से इसको हीट मिली है, ठीक है, ये मैकेनिकल वर्क करेगा, तो W इज मैकेनिकल वर्क डन बाय इंजन. फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क. हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो कुछ हीट बच जाएगा. दैट हीट इज अगेन रिलीज टू सराउंडिंग. मैं इसको बताऊंगा आगे. इसमें दो चीजें होती है, एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है. तो सोर्स हीट देता है और सिंक उसको एब्जॉर्ब करता है. तो अल्टीमेटली इंजन को Q1 हीट मिली है और इंजन ने Q2 हीट रिलीज किया है, वर्क डन है W, राइट. तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल वी कैन से Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, ठीक है. और दूसरी बात, जहां तक एफिशिएंसी की बात, तो एफिशिएंसी मींस आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? वी आर कंसर्न विद वर्क, तो दैट इज आउटपुट. और इनपुट क्या है? आपने इसको सप्लाई किया है Q1. तो एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ वर्क डन बाय इंजन टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इंजन, ठीक है. तो ये फैक्टर हो गया, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एफिशिएंसी मिल जाएगी हमें इंजन, ठीक है. अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दी जाएगी, थर्मोडायनेमिक साइकिल, और उस साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी निकालने को कहा जाए. उनका मतलब ये है कि जो साइक्लिक प्रोसेस है दैट कैन रिप्रेजेंट थर्मोडायनेमिक चेंज इन एन इंजन. इंजन के थर्मोडायनेमिक चेंज को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो कर सकता है तो उसकी एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है. अब इस तरह की प्रॉब्लम हम करते हैं जहां हमें साइकिल की एफिशिएंसी निकालना होता है. One mole diatomic gas undergoes a cyclic process as shown in PT diagram. PT डायग्राम में क्लॉकवाइज है, तो हम जानते हैं कि PV डायग्राम में भी ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक. तो क्लॉकवाइज प्रोसेस है, तो इट कैन रिप्रेजेंट अ हीट इंजन. सो वी हैव टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल. फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल. एफिशिएंसी क्या होती है? टोटल वर्क डन बाय गैस इन द प्रोसेस टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस. तो देखो सीधा सा तरीका है, आप वर्क को अलग निकालने की यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट टोटल वर्क के बराबर होती है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, एक एक करके जितनी भी स्टेप्स है इसमें A B B C C D D A, इन चारों स्टेप में हीट निकाल लेते हैं, हीट का जो एक्सचेंज चल रहा है. प्रोसेस A B कौन सी है? आइसोबैरिक. आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला क्या होगा? आइसोबैरिक वी नो दैट इट इज N Cp delta T. So 1 Cp डायटोमिक गैस 7/2R डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज T0 से बढ़ रहा है, इसलिए प्लस T0. So that is heat exchange in process AB. हीट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव.
पॉजिटिव हीट का मतलब है प्रोसेस ए बी में गैस ने बाहर से हीट एब्जॉर्ब की है, इसको सराउंडिंग से हीट मिला है, ठीक है, इसको बाहर से हीट मिला है, ओके। देन प्रोसेस बीसी, बीसी इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में हीट वर्क के बराबर होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, nRT/ln V2 by V1 और P1 by P2। nRT टेम्परेचर इज 2T0 ln P1 by P2। अगेन ये हीट भी पॉजिटिव आ रही, मतलब प्रोसेस बीसी में भी गैस को बाहर से हीट मिलेगा। नाउ प्रोसेस CD, CD is again isobaric, फॉर्मूला NCP डेल्टा T। डेल्टा T अब हो जाएगा -T0, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस डेल क्यू होगा -7/2 RT0। निगेटिव हीट है, मतलब हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग, बाहर जा रही। फाइनली प्रोसेस डी है आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट का फॉर्मूला nRT टेम्परेचर T0 ln P1 by P2, तो ln हाफ, जिसको हम लिख सकते हैं -RT0 ln 2। इसमें भी निगेटिव है, मतलब इसमें भी हीट बाहर जा रही, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर लो, हर प्रोसेस में जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो निकाल लो, ठीक, चलो ठीक। वर्क डन जो है इसके बराबर होगा, इफिशिएंसी निकालने के लिए हमें वर्क डन और एब्जॉर्ब्ड हीट की जरूरत है। वर्क डन इज इक्वल टू टोटल हीट एक्सचेंज इन द साइकिल। तो हर प्रोसेस में जो हीट आ रही है सबको ऐड कर दो तो टोटल हीट हो जाएगी साइकिल की, ठीक है, वो वर्क डन के बराबर होगा। अब टोटल हीट क्या होगी साइकिल की, देखो जो चार इक्वेशन है चारों को ऐड करो, तो 7/2 RT0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचना चाहिए, RT0 ln 2। क्या यही आएगा, वर्क डन बाय गैस। नो एब्जॉर्ब्ड हीट, एब्जॉर्ब्ड हीट का मतलब जिस प्रोसेस में बाहर से हीट मिल रही है, जहां जहां भी हीट बाहर से मिल रही है सबको ऐड कर देंगे। तो एक तो इसमें मिल रही है AB में और दूसरा BC में, तो AB और BC में जो एक्सचेंज हुआ है उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हीट इसको बाहर से मिल रही है, राइट, तो AB में कितना हीट मिला, 7/2 RT0 प्लस BC में 2 RT0 ln 2, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल हीट एब्जॉर्ब। नाउ एफिशिएंसी इज वर्क डन इन द साइकिल टू एब्जॉर्ब्ड हीट, दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इट इज ln 2 बाय 7/2 प्लस 2 ln 2। दैट इज एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, ठीक है, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज मिल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है, अब इसके लिए एफिशिएंसी निकालो। इट इज कॉल्ड कार्नो इंजन, ठीक है, इसमें एफिशिएंसी निकालना है आपको। तो चार प्रोसेस है, ध्यान से समझना। प्रोसेस ए बी इज
isothermal process where temperature is constant, that is T1. BC adiabatic, CD अगेन isothermal है जिसमें टेम्परेचर T2 है, और DA जो है ये भी एडियाबैटिक है। तो AB और CD आइसोथर्मल प्रोसेस है और BC और AD एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमें एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। टेम्परेचर दिया है दो आइसोथर्म पे, T1 और T2। इट इज कॉल्ड कार्नो इंजन। Carnot engine is based on Carnot cycle that consists of two isotherms and two adiabats. दो isotherms है और दो adiabats, ठीक है। हमें इसमें efficiency निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया तरीका ये है कि हर प्रोसेस में आप हीट निकाल लो। तो एक एक करके लेते हैं हम। प्रोसेस ए बी आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट कितना होगा nRT ln V2 by V1। पॉइंट ए पर हमने वॉल्यूम ले लिया VA, बी पर ले लिया VB, ऐसे सी और डी पर भी ले लेते हैं, ठीक। तो प्रोसेस ए बी में वर्क डन होगा, सॉरी हीट जो है, हीट होगा nRT1 ln VB by VA। डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लॉग पॉजिटिव होगा, लॉग पॉजिटिव होगा तो हीट पॉजिटिव होगा। मतलब ए बी में गैस का आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है और ये हीट बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। इसको काउंट करना पड़ेगा हमें पॉजिटिव हीट में। देन प्रोसेस बीसी, प्रोसेस बीसी एडियाबैटिक है तो हीट तो जीरो होगा, ठीक है। हीट एक्सचेंज जीरो होगा। अब एडियाबैटिक में हम उसका रिलेशन यूज कर लेते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला, समझना। पॉइंट बी पर टेम्परेचर है T1 और सी पर टेम्परेचर है T2, जिसके बाद वाली आइसोथर्मल प्रोसेस चालू होती है। बी और सी पर टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज करो। तो T1 V1 गामा -1, T1 वॉल्यूम कितना है VB गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। यहां से T1 और T2 का रेशियो आ जाएगा VC बाय VB पावर गामा -1, ठीक। इसका आगे यूज करेंगे हम। नाउ थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में nRT2 ln V2 by V1। तो फाइनल वॉल्यूम है VD और इनिशियल वॉल्यूम है VC। आप देख सकते हो वॉल्यूम कम हो रहा है तो लॉग निगेटिव आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं -nRT2 ln VC by VD, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक। फाइनली प्रोसेस डी है एडियाबैटिक, तो हीट जीरो होगा, बट इसमें अगेन टी और वी वाला रिलेशन यूज करते हैं। तो डी पर टेम्परेचर T2 है और ए पर टेम्परेचर T1 है, तो T2 VD गामा -1 इज इक्वल टू T1 VA गामा -1। तो T1 बाय T2 यहां से हो जाएगा VD बाय VA गामा -1, ठीक है। अब आप देख सकते हो इधर भी T1 बाय T2, उधर भी T1 बाय T2, लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं VC बाय VB इज इक्वल टू VD बाय VA, या इसी को लिखा जा सकता है VB बाय VA इज इक्वल टू VC बाय VD।
VB by VA इज इक्वल टू VC by VD। ठीक है, अब इसका यूज हम यहां करते हैं। यहां पर लॉग में VB by VA, यहां पे लॉग में VC by VD, तो VC by VD VB by VA के सेम होगी। ठीक है, दोनों इक्वल है। ठीक, तो अब फाइनली बात करते हैं टोटल वर्क डन। वर्क डन बाय गैस साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट के बराबर होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दो और VC by VD की जगह मैं VB by VA यूज कर रहा हूं। तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन है NR T1 माइनस T2 ln VB by VA। ये वर्क डन हो गया। और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो इसी में एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसमें तो रिलीज हुआ है, तो दैट इज NR T1 ln VB by VA। हाँ, इफिशिएंसी निकालना है, दोनों का रेशियो ले लो W और Q1 का। ठीक है, तो इट इज 1 माइनस T2 by T1। So efficiency of Carnot engine is 1 minus T2 by T1। Carnot engine में जो प्रोसेस हो रही है उसको अब हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Carnot इंजन को हीट मिल रही है, जहां से हीट मिल रही है उसको हम सोर्स कहेंगे। सोर्स गिव्स हीट टू इंजन, दैट इज Q1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1। कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर सोर्स ने इंजन को हीट दिया है। ठीक है, तो T1 मस्ट बी हाई, हायर टेम्परेचर बॉडी है, रिजर्वायर, थर्मल रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर, जिसने इंजन को हीट दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इंजन ने वर्क किया, बट हीट पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, तो कुछ पार्ट जो है वो चला जाएगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर, दैट इज कॉल्ड सिंक, जो कि T2 पर है। तो इंजन से वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट हीट इज Q2। ठीक है, और हम जानते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू W by Q1। ठीक है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं W को Q1 माइनस Q2 by Q1, और इसको लिखूं मैं 1 माइनस Q2 by Q1। ये तो जनरल फॉर्मूला, ये हर इंजन के लिए एप्लीकेबल है, बट स्पेसिफिक फॉर कार्नो इंजन एफिशिएंसी इज, अभी हमने डिराइव किया, इट इज 1 माइनस T2 by T1, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। ठीक है, तो कार्नो इंजन में एफिशिएंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, सोर्स और सिंक। तो अगर हम सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और सिंक के टेम्परेचर को कम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, बट आप देख लो एफिशिएंसी कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। 1 तभी हो सकता है जब आप या तो T1 को इनफाइनाइट केल्विन कर दो या T2 को 0 केल्विन कर दो। दोनों ही आइडियल केस है, एक्सट्रीम केस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इफिशिएंसी है इंजन की वो कभी भी 100% नहीं हो सकती है। आइडियल हीट इंजन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बट रिमेंबर दिस थिंग, यूज दिस फॉर्मूला ओनली फॉर कार्नो इंजन। अदरवाइज जो भी साइकिल दिया है उसमें वर्क डन निकालना है, एब्जॉर्ब हीट निकालना है और उसका रेशियो लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीट पंप की, या दैट इज कॉल्ड इन कॉमन लैंग्वेज रेफ्रिजरेटर। In technical language, it is called heat pump. So heat pump is just reverse of heat engine. Heat engine और heat pump की वर्किंग सेम है, बस दोनों में फर्क है कि दोनों का जो थर्मोडायनेमिक चेंज का सेंस है, डायरेक्शन है, वो अपोजिट है।
ठीक है, मैं समझाता हूं इस चीज। हीट पंप कैसे काम करता है, उससे पहले थोड़ा मैं वर्किंग बताता हूं रेफ्रिजरेटर की। याद करो मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ाया था आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने कहा था जब भी गैस का एक्सपांशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है, तब गैस की कूलिंग हो जाती है। मैंने बताया भी था एक प्रॉब्लम को कि एक्सपांशन करने पर कूलिंग किस हद तक जा सकती है, कितनी लो टेम्परेचर अचीव किए जा सकते हैं। तो उस तरह के कंसेप्ट को यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। तो गैस का अगर आप सडन एक्सपांशन कर दो तो गैस की कूलिंग होगी, और वो कूल्ड गैस फिर जहां से भी पास करेगी वो उस एनवायरमेंट को भी, उस ऑब्जेक्ट को भी ठंडा कर देगी। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर की वर्किंग में इस तरह का एक कंपोनेंट होना चाहिए जहां पे गैस सडनली एक्सपांड करे, सडनली एक्सपांड करे। अब एक्सपांड कर गई, अब उसको बार बार यूज करना है, तो आप क्या करोगे, गैस को एक कंप्रेसर लगा होना चाहिए जो गैस को फिर से हाई प्रेशर पर लाकर कंप्रेस कर दे। गैस का सडन एक्सपांशन हुआ, फिर आपने गैस को कंप्रेस कर दिया, फिर से वॉल्यूम कम कर दिया, फिर यहां से वॉल्व खुलेगा, फिर सडन एक्सपांशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपांशन, कंप्रेशन, इस तरह की एक साइकिल होती है। समझ रहे हो ना आप? हाई प्रेशर पर गैस है, वॉल्व खुलेगा तो तुरंत उसका एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन में कूलिंग होगी, कूलिंग होगी तो जहां से भी वो पास करेगा वहां की हीट को वो निकाल लेगा। उसके बाद जो कंप्रेसर लगा है वो कंप्रेस करके फिर से गैस को ओरिजिनल प्रेशर पर ले आएगा। एक मोटर भी लगी होगी जो कि लगातार यह गैस को पंप करेगी। पंप भी लगा है जो गैस को इस साइकिल में लगातार पंप करेगा, और कंप्रेसर का काम है बार बार उसको कंप्रेस करके ओरिजिनल स्टेट पर लाना। ठीक है, अब समझना, इस पूरी प्रोसेस में एक चीज हम देख सकते हैं कि जो कंप्रेसर है गैस को प्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जबकि हीट इंजन में क्या था, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। गैस वर्क कर रही थी इसलिए उसका वर्क पॉजिटिव था, बट इस तरह के केस में एक कंप्रेसर लगेगा जो कि गैस को कंप्रेस करेगा, मतलब निगेटिव वर्क करेगा। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो सब्सटेंस यूज करते हैं, उस सब्सटेंस का जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो भी साइक्लिक होता है। प्रेशर बढ़ता है, कम होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है, बट वो साइक्लिक चेंज हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पीवी डायग्राम में? इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल से हमें रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो गैस है उस पर नेट वर्क डन जो है वो बाहर से वर्क किया जा रहा है, वर्क डन बाय गैस निगेटिव है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, आप लिख लो, द वर्किंग सब्सटेंस इन द रेफ्रिजरेटर, working substance in the refrigerator undergoes a thermodynamic change, which is represented by anti-clockwise cycle in PV diagram, ठीक है। अब इसके चेंज को हम शो करें, तो इसको भी स्कीमेटिक डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हीट पंप है, लो टेम्परेचर सिंक है और हाई टेम्परेचर सोर्स। अब रेफ्रिजरेटर का काम है, देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसका काम है कूलिंग करना। सिर्फ कूलिंग पर्याप्त नहीं है, कूलिंग करना जबकि सराउंडिंग गर्म। ठीक है, कूलिंग ऐसे तो आसान है, एक कप में आप गर्म पानी रख दो और उसको थोड़ी देर रखो तो वो ठंडा होगा, बट क्या ये रेफ्रिजरेशन है? नहीं है। रेफ्रिजरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि कप गर्म है, बाहर सराउंडिंग ठंडा है, तो डेफिनेटली ठंडा होगा, ये नेचुरल प्रोसेस। बट कूलिंग किसको कहेंगे, रेफ्रिजरेशन किसको कहेंगे? रेफ्रिजरेटर में पानी रखा आपने, पानी ठंडा हो गया, बर्फ बन गया 0 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग गर्म है, उसके बावजूद अंदर उतना उससे भी कम ठंडा हो गया, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। तो ये ठंडा ऑब्जेक्ट है, किसी ठंडे ऑब्जेक्ट
किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करना है तो वहां से आपको हीट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप सिंक से हीट निकालोगे, हीट निकाला Q2, रेफ्रिजरेशन किया। अब ये जो हीट निकालोगे ये अपने आप नहीं निकल सकती, इसके लिए वर्क करना पड़ेगा सराउंडिंग को। तो जैसा कंप्रेसर है वो वर्क करता है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तभी आप इससे हीट निकाल सकते हो, अपने आप साइकिल नहीं चल सकती। तो Q2 सिंक से लिया, W वर्क किया सराउंडिंग ने, टोटल जो एनर्जी है वो हाई टेम्परेचर बॉडी को ट्रांसफर कर दी, दैट इज सोर्स। तो रेफ्रिजरेटर में भी यही होता है, जो गैसेस सब्सटेंस होता है अंदर, वो अंदर जो ऑब्जेक्ट है वहां से हीट निकालेगा, उस पर वर्क किया जा रहा है, टोटल एनर्जी जो है वो सराउंडिंग जो कि हाई टेम्परेचर बॉडी है उसको ट्रांसफर कर देगा। तो रेफ्रिजरेटर के पीछे आप देखना जो कॉइल बनी होती है, ठीक है, उस कॉइल से हीट बाहर की तरफ फेंका जाता है। तो वो कौन सी हीट जा रही बाहर? Q1, Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। अब मैं रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को डिफाइन करता हूं, इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मैं इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो रेफ्रिजरेटर एफिशिएंट कब होगा? इफ रेफ्रिजरेटर इज एफिशिएंट देन इट कैन रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी विथ less work done on the system, ठीक है। So beta is ratio of Q2 and W, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कार्नो इंजन, उसी तरह का कार्नो रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, सेम प्रोसेस रहेगी, बस डायरेक्शन बदल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे, ठीक है। तो वही रिलेशंस यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और कार्नो रेफ्रिजरेटर, रिमेंबर कार्नो रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट होगा T2 बाय T1 माइनस T2, ठीक है। सिमिलर रिलेशंस होंगे, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। वो ये सिर्फ शो करता है कि एनर्जी कंजर्व, जितना इनपुट है उतना आउटपुट होगा, ठीक है। या जो इनिशियल सिस्टम है, सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी वो इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में सेम रहेगी। But first law of thermodynamics fails to define the direction of energy transfer or direction of process, ठीक है। मतलब समझना है इसका, से एक रॉड है, रॉड अभी यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे, हर जगह टेम्परेचर सेम। अब मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि ऐसा हो अपने आप कि इस तरफ की इंटरनल एनर्जी अपने आप इस तरफ ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। अगर इस तरफ की इंटरनल एनर्जी इधर ट्रांसफर होगी तो ये हिस्सा ठंडा होने लगेगा और ये गर्म होने लगेगा। हमने कह दिया कि यहां से 100 जूल हीट ट्रांसफर हो गई है और यहां पर पहुंच गई। अब अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय दिस पार्ट इज 100 जूल, उधर भी 100 जूल एब्जॉर्ब हुई है, तो एनर्जी जो रिलीज है वो एब्जॉर्प्शन के बराबर है, एनर्जी कंजर्व है, मतलब ये प्रोसेस हो सकता है। बट क्या ये प्रोसेस हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पार्ट अपने आप ठंडा होने लगे और दूसरा पार्ट अपने आप गर्म होने लगे, ठीक है। इसका उल्टा जरूर हो सकता है कि अगर कोई रॉड का एक एंड गर्म है और एक एंड ठंडा है तो अपने आप हॉट एंड से हीट का ट्रांसफर होगा कोल्ड एंड की तरफ और यूनिफॉर्म टेम्परेचर पहुंच जाएगा। उल्टा नहीं हो सकता है कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर है और अपने आप हीट का एक्सचेंज हो, हीट का डिवीजन हो, एक एंड गर्म होने लगे एक एंड ठंडा होने लगे,
मतलब एनर्जी कंजर्वेशन तो है, दैट इज ट्रू, बट इसके अलावा किस डायरेक्शन में प्रोसेस हो सकता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, ये चीज डिफाइन करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अब आप एक एक करके स्टेटमेंट लिखते जाओ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ the second law of thermodynamics predicts the spontaneity of any process. It predicts spontaneity of any process. पहला स्टेटमेंट लिखो इसके आगे, although work can be fully converted into heat, work can be fully converted into heat, but heat cannot be fully converted into mechanical work, but heat cannot be fully converted into mechanical work. मैकेनिकल एनर्जी हीट में पूरी तरह से बदल सकती है, बट हीट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में पूरी तरह से नहीं बदल सकती। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये है, दैट मीन्स आइडियल हीट इंजन इज इम्पॉसिबल, दैट मीन्स आइडियल हीट इंजन इज इम्पॉसिबल, मतलब इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। ठीक है ना, एक और स्टेटमेंट लिखो इसका नेक्स्ट, heat transfer from high temperature body to low temperature body is spontaneous. Heat transfer from high temperature body to low temperature body is spontaneous. Is spontaneous. But heat transfer from low temperature body to high temperature body, heat transfer from low temperature body to high temperature body is not possible without work being done on the system, without work being done on the system, without work being done on the system. ठीक है ना, मतलब जो रेफ्रिजरेटर में हो रहा है वो क्या है, लो टेम्परेचर बॉडी है, वहां से आप हीट निकाल रहे हो, हाई टेम्परेचर बॉडी को सप्लाई कर रहे हो, तो बिना वर्क डन किए, मतलब सराउंडिंग जब तक वर्क नहीं करेगा सिस्टम पे, तब तक ऐसा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं दैट मीन्स आइडियल रेफ्रिजरेटर इज इम्पॉसिबल, that means ideal refrigerator is impossible. ठीक है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट था। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपांशन और फिर ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है।